हमारे पास एक सोयाबीन थी, उसके जीन में जो है हमने कुछ चेंजेस कर दिए। कैसे करे? वो कहलाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। किससे करे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो अब हमारे पास नई वेराइटी आएगी वो जीएम वेराइटी आएगी, या उसी क्रॉप के जीन को मॉडिफाइड कर दिया तो अब वो कहलाएगी जीएम क्रॉप। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। आगे पढ़ो नेक्स्ट बेटा। Bacillus thuringiensis is a soil bacterium that produces protein lethal to insect larvae, affecting the digestive system of bollworms. हाँ, देखो क्या हुआ, हमारे पास कॉटन था, बोलो हमारे पास क्या था? अब कॉटन में हमें एक समस्या थी कि भैया बोलवॉर्म बहुत ज्यादा लग जाती थी। एक ही बोलवॉर्म नहीं, 3-4 है, अमेरिकन बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म, है ना। तो अब ये दिक्कत बोलवॉर्म की सबसे ज्यादा थी। एक क्वेश्चन आता है कि किसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट लगते हैं, तो किसमें सबसे ज्यादा लगते हैं? कॉटन। हाँ, कॉटन में क्या लगते हैं? सबसे ज्यादा इंसेक्ट लगते हैं। और कौन से लगते हैं? बोलो बोलवॉर्म। अब इस समस्या के निजात के लिए हमने इस क्रॉप की जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, और इसमें बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है ना। उसके जीन डाल दिए। अब कॉटन में हमने किसके जीन डाल दिए हैं? बेसिलस thuringiensis। प्रोसेस कौन सी अपनाई है? बोलो जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैं क्या कहूँ कि कॉटन जीएम बन गई क्या? हाँ। अब वो क्या बन गई? जीएम कॉटन बन गई। अब जीएम कॉटन को बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी क्यों बोला? क्योंकि इसमें किसके जीन आ गए? बेसिलस thuringiensis। अब आपको कोई इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं है। अगर उस बीटी कॉटन को वो इंसेक्ट खाता है तो खुद ब खुद मर जाएगा। आ रही क्या बात समझ? तो हमने ये इसमें बहुत स्कोप है आगे, समझ रहे हो। हर क्रॉप के अंदर जीन ही ऐसे डाल दिए खतरनाक कि अगर बोलवॉर्म खाते हैं तो वो क्या हो जाता है? मर जाता है। एक बोलवॉर्म, जो दादाजी वाले बोलवॉर्म थे, वो अपने कह रहे बेटा आजकल क्या है पता नहीं क्या कर दिया इनने, पहले तो ये छिड़कते थे कुछ, आजकल तो उसको खाओ और मर जाता। ये बात उनने बोली और 2 दिन बाद वही मर गया, क्योंकि उनने कौन सा कॉटन खा लिया था? बोलो बीटी। ठीक है, नेक्स्ट। The gene responsible for the effects of Cry1AC. हाँ, ये छोड़ दो भले। इसके लिए जो जीन इफेक्टफुल है, मतलब उसका कौन सा जीन डाला है? बीटी का। बीटी तो क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस thuringiensis। उसका कौन सा जीन अपन ने कॉटन में घुसा दिया तो उसका नाम है Cry1AC। GM cotton is only crop permitted by genetic engineering. ये अंडरलाइन करना। देखो वैसे तो जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन सोयाबीन का भी हो गया, पर सोयाबीन का अपन तेल खाते हैं, तो जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हो तो हो सकता है उसमें ऐसा डर रहता है कि ये टॉक्सिक ना कोई प्रोड्यूस करे आगे जाके। इसलिए हमारी जो कमेटी, हमारी कमेटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। उसने अभी तक हमें एक ही क्रॉप की परमिशन दी है कि आप एक ही जीएम क्रॉप उगा सकते हो, वो क्या है? कॉटन। और कब दी है? 2002। और ये जो मिनिस्ट्री है कौन सी? GEAC जो कमिटी है किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक कमिटी बनाई गई है GEAC, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, है ना, अप्रूवल कुछ होगा, हाँ, अप्रूवल कमिटी, कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी क्रॉप है, तो उसने अभी तक एक ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को परमिट किया है, और जिसका नाम क्या है? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। BT cotton varieties developed by ये अलग अलग है। माइको एक कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, उसने इतनी सारी बीटी कॉटन की वैरायटी बना दी है ना। अब इनमें से कोई सी खरीद लो, सब में क्या? बोलो सब में क्या है? बीटी। बीटी कॉटन की फायदा क्या? कौन नहीं लगेगा? बोलो। Myco collaborated with Monsanto, ये दोनों कोलैबोरेशन हो जाता है, 2 कंपनियों ने मिलकर फिर दूसरी बना दी। तो ये सब छोड़ देना है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। ये बीटी कॉटन की जो है वेराइटी अभी नई बनी है, ये बोल गोड हैविंग बोथ जीन Cry1AC और Cry2AB। अब जिनमें दोनों जीन रहेंगे वो और ज्यादा खतरनाक रहेगी, उस पे बोलवॉर्म का बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप BT टोबैको। ये टिक कर लेना। पहली ट्रांसजेनिक जो बनी थी वो क्या बनी थी? टोबैको। पर अपने यहाँ पर किसकी परमिशन है? बस बीटी कॉटन। Country having first position for transgenic plants is US. USA। ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे ज्यादा, यानी जो जीएम क्रॉप सबसे ज्यादा कहाँ बोल जा रही है? USA। Rank of India for transgenic plants is 4th. ये
चेंज हो गई यार, 5th हो गई शायद, लिखवाया है ना ये मैंने तुमको। 5th है, 5th कर लो इसे। नेक्स्ट, The position of transgenic plants in bird in area soybean 60%. हाँ बस इतना टिक करो कि सबसे ज्यादा कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो जा रही है, तो सबसे ज्यादा उगाई जा रही है सोयाबीन, है ना। सोयाबीन पर अपने यहाँ है ही नहीं, अपन सोयाबीन उगा रहे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन नहीं, अपन केवल एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाते हैं, वो क्या है, कॉटन। क्या भैया वो आ गया है, उसे निहार लूं, कंघी कर दे उसकी, ला दूं कंघी। क्लास डिस्टर्ब करते हैं, चलो हाँ। तो सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, सोयाबीन, और अपने यहाँ केवल कौन सी उगाई जा रही है, कॉटन, क्योंकि सोयाबीन की अपने को परमिशन नहीं है। कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे थी क्रॉप में, यूएसए, अपन कौन से पे है, पर कॉटन की बात कर ले तो कॉटन में अपन फर्स्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, मस्टर्ड को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड बनाई है, प्रोजेक्ट बना है, ये छोड़ो, सब छोड़ दो, आगे आ जाओ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के पापा थे इंगो पोर्ट्रिकस, मिले क्या, हाँ नहीं दिए हैं यहाँ, चलो कोई बात नहीं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, गोल्डन राइस में भी इनको पोर्ट्रिकस जी ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है। उसका फायदा क्या है, उससे हैविंग बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए ज्यादा, यानी अगर आप नॉर्मल राइस लोगे तो विटामिन ए क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और गोल्डन राइस लोगे तो विटामिन ए ज्यादा। गोल्डन राइस कैसे बना गया है, जेनेटिक्स को क्या कर दिया उसने, उसके जीन को क्या कर दिया है, मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और बनाया किसने है, इंगो पोर्ट्रिकस। बस इतना ही आता है कि गोल्डन राइस की क्या विशेषता है, हायर विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट सुपर राइस। सुपर राइस बनाया है जीएस कुश ने, है ना, गुरुदेव सिंह कुश ने IRRI में, और उसकी वजह से क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है 25% ऑफ ओवर प्रेजेंट डे वेराइटी, मतलब एक्स्ट्रा आपको अगर मिलेगी, किससे मिलेगी, सुपर राइस से आपको एक्स्ट्रा उपज मिलेगी, कितने परसेंट ज्यादा मिलेगी, 25। नेक्स्ट हाइब्रिड राइस बनाया है, हाइब्रिड राइस किसने बनाया है, चाइना में बना है, और 1974 में, टिक कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइब्रिड राइस। 1974 में सब फर्स्ट जो कंट्री है हाइब्रिड राइस के लिए वो कौन है, चाइना। हाइब्रिड राइस का एरिया भी सबसे ज्यादा कहाँ है, चाइना। बनाया भी उसी ने था, क्योंकि किसने बनाया है, YN पिंग या युआन लोंग पिंग। ठीक है, कब बनाया है, 1974, उन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन सेकंड हाइब्रिड राइस में हम फिर सेकंड हमने बना ली फिर अपनी MGR1। ठीक है, अर्लियर नेम बेस, पहले उसका नाम क्या था, CoRH1। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया की फर्स्ट राइस हाइब्रिड, तो इंडिया की फर्स्ट राइस हाइब्रिड थी CoRH1, और सबसे पहले हाइब्रिड राइस किसने बनाया, चाइना। अपन सेकंड हाइब्रिड मस्टर्ड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मस्टर्ड पे नहीं जाएगा अपने से। देखो डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भरतपुर राजस्थान में है, वहां से ये वेराइटियां निकाल रहे हैं हाइब्रिड मस्टर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुपर व्हीट, इंपॉर्टेंट है। सुपर व्हीट के पापा कौन है, नागर। कौन है, नागर। ठीक है, कहां पर चल रही है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, DWR, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहां है, करनाल, हरियाणा। देखो ऊपर मस्टर्ड रिसर्च था भरतपुर राजस्थान, और नीचे क्या है, व्हीट रिसर्च, कहां पर है, करनाल, हरियाणा, है ना। सुपर व्हीट बनाया है नागर अर्जुन ने, और इसमें भी वही 15 to 20% यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल। और अगर विटामिन ए ज्यादा होगा तो किसमें होगा, गोल्डन राइस। तो अपने को ये पता होना चाहिए गोल्डन राइस कैसे बनाया, किसने बनाया, और क्या कैरेक्टर है, क्या फायदा है उसका। तो गोल्डन राइस बनाया इंगो पोर्ट्रिकस ने, कैसे बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, और क्या ज्यादा, विटामिन ए। ठीक है, और बाकी सब में तो बस इतने याद रहे कि सुपर राइस किसने बनाया, GS कुश ने, यील्ड ज्यादा। सुपर व्हीट किसने बनाया, नागार्जुन ने, क्या ज्यादा, ग्रीन रिवॉल्यूशन।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दी थी विलियम गॉड ने, कब दी थी 1968, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था 1966-67। तो क्या हुआ कि आ गया था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, स्वामीनाथन जी भी खुश थे, पर वो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये हो क्या है, मतलब उनने ऐसा कहा था कि हाँ बम्पर प्रोडक्शन हो, पर एक टर्म नहीं मिल पा रही थी। तो ये टर्म किसने दी, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दी, विलियम गॉड। जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी ने खुद को महात्मा नहीं कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप तो महात्मा हो, तब से नाम क्या पड़ गया उनका, महात्मा गांधी, है ना। वैसे ही जो स्वामीनाथन जी ने थे उन्होंने खुद नहीं कहा कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दिया, वो तो दूसरों ने कहा कि आपने तो क्या कर दी, क्रांति कर दी, और इसे क्या नाम देना चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। टर्म किसने दी है, विलियम गॉड, है ना। और हुआ किसकी वजह से है, स्वामी। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो मेन कंपोनेंट था वही हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी लेके आए तो उसकी वजह से आया, है ना, क्वेश्चन था इसी टेस्ट का। फिर क्या लिया है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल बढ़े, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डॉक्टर M.E. बोर्नो एंड इन इंडिया डॉक्टर M.S. स्वामी, ये 1000 बार पढ़ लिया। नेक्स्ट एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी टर्म किसने दी है, ये पूरा किसने दिया, इसके फादर भी कौन है, एवरग्रीन के स्वामीनाथन। ये थोड़ा हमने बाद में और कोशिश करी कि दूसरे रिवॉल्यूशन लाए। इसमें क्या किया है, टू डोनेट ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन, देखना ध्यान से बिल्कुल, सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। उन्होंने कहा ठीक है, पहले वाला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे हम उसमें हमने केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करा, अब हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी बनाए रखना है और सस्टेनेबिलिटी को भी बनाए रखना है, मतलब हमें जमीन को खराब भी नहीं होने देना है और प्रोडक्शन को भी क्या रखना है, हाई। तो ये वाला दिया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। कितना सा आता है बस, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, स्वामीनाथन। होता क्या है इसमें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है हमें, कि अच्छे से टिकाऊ खेती करनी है ताकि मिट्टी भी खराब ना हो और प्रोडक्शन भी क्या हो, ज्यादा। हाँ खड़े हो, लास्ट, हाँ क्या नाम, इधर इधर लास्ट में। हाँ तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तुम नहीं मुख ये, तुम लास्ट में। हाँ यही तो है असली गंदा। क्या दिक्कत है भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या चिमटी फोड़ रहे हो। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया, एनी बोर्लॉन्ग ने, YL पिंक, GS खुश, नागार्जुन, किसने दिया, बैठ जा। देखो मेरी क्लास में आप फिजिकली प्रेजेंट मत हो, पर कैसे प्रेजेंट हो, मेंटली। कभी तुमको ये नहीं कहूंगा कि टिक के बैठा है कि ऐसे बैठा है, अरे बात समझ, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मेरे को यही से दिख जाएगा कि तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि तुम्हारे ख्यालों में क्या चल रहा है, वो मैं भाप जाता। ठीक है, और मैं बहुत बुरी बेइज्जती करता हूँ हरी क्लास, डरता मैं हूँ नहीं, ढूंढ लेना बाहर, ढूंढ लो तुम। नेक्स्ट वर्टिकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ये छोड़ दो बच्चे, है ना। वर्टिकल रिवॉल्यूशन कैसे लाएंगे, देखो पर यूनिट हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जैसे हम ये देख रहे हैं कि बहुत जगह जमीन जो है खाली जा रही है, या ये कह लो कि यही हमारे पास जमीन है, पर हम इसमें एक ही सीजन में क्रॉप ले रहे हैं, जबकि 2 सीजन हमारे खाली जा रहे हैं। तो हम किस तरह से, इसी से हम कितने सीजन क्रॉप ले लें, 3 सीजन। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसी कोई क्रॉप हो रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या हम उन दोनों के बीच में कुछ और क्रॉप भी बो सकते हैं, हाँ। तो ये सब कहलाता है इंटेंसिव मेथड। क्या कहलाती है, इंटेंसिव फार्मिंग, यानी सघन खेती। उसमें अपन बिल्कुल जगह को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, और हर एक सीजन में उससे क्रॉप लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटेंसिव। तो ये भी इसकी वजह से भी ग्रीन ये वर्टिकल रिवॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब हम हमारा लैंड एरिया बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं, बहुत कम की 1-2%, 4%। हमें क्या बढ़ाना है, उसी लैंड से क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके लिए हमें कौन सा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, इंटेंसिव। नेक्स्ट ये फर्टिलाइजर ट्रेड, ये पुराना है, इसको पूरा छोड़ दो पहले, है ना। नेक्स्ट दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो तुमसे डिटेल में नहीं पूछेगा, एक्सप्लेन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 5 मार्क्स। तुमसे बस ईयर पूछता, वो भी तुम नहीं याद करते हो। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चला था रबी 2007 में, इस पे क्वेश्चन दिया था मैंने, 7-8 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
राष्ट्रीय, बस ईयर याद रखना है। नेक्स्ट है सेकंड वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कब चली है? 2007। कहाँ पढ़ रही बुढ़ी? आप खड़े हो, कौन सी पढ़ ली? ये पढ़ी क्या? राष्ट्रीय किसान वाली कब चालू हुई थी? ध्यान से है ना, कभी किसी खड़ा कर सकते, ऐसा नहीं कि हम तो गर्ल से हमसे पूछेंगे नहीं, है ना, भूल जाना ही। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा इसमें डिटेल चलेंगे अपन। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये है आत्मा, ठीक है। आत्मा एक एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती है, पहले तो अंडरलाइन करो डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहाँ पर है आत्मा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। क्या करती है? एक्सटेंशन रिफॉर्म्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कृषि विज्ञान केंद्र, सबको एक साथ ला रही है। पंचायती राज के लोगों को एक साथ ला रही, केवीके को कह रही तुम भी आओ, सब आओ और किसान की मदद करो। किसान को भी पकड़ पकड़ के लाते कि देखो ये नई टेक्नोलॉजी आई है भाई, करो। सारा काम सबको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका हो गया है? आत्मा। आत्मा शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब इसका ईयर तुम पता करना, कल मैं बता दूंगा। रोज का एक क्वेश्चन मिलेगा, टास्क। नेक्स्ट क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब चला ये? 2005। जबकि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पहले ही बन गया था गुड़गांव हरियाणा में। तो कब बन गया था? 1984। तो अगर बोर्ड बोलता है तो पहले ही बन चुका है 1984 में। कहां पर बन चुका है? गुड़गांव हरियाणा। और मिशन बोलता है तो 2005, और इसी मिशन को नाम बदल दिया था 2014। ये पूरी बात हम कर चुके थे हिस्ट्री में। कहाँ पढ़ चुके थे? हिस्ट्री में। अब तुम हिस्ट्री ठीक से पढ़ी नहीं, भूल गए थे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, कब चालू हुआ ये? 2010। बस ईयर याद रखना। नेक्स्ट केसीसी, पता है ना सबको कब चालू हुई? 1998, 99, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले लो। नेक्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये कब चालू हुई? 1990, 2000। इसी को नाम बदल दिया, क्या कर दिया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब इनोग्रेट करके गया था यहाँ? मतलब उस पहले रूपरेखा बन गया था ना जनवरी में, पर इनोग्रेशन कब किया था? फरवरी। नेक्स्ट किसान कॉल सेंटर, सबको पता है कब स्टेब्लिश हुआ? 2004। नंबर बता दो इसके, पूछ लिए थे मैंने, ठीक है। 11 डिजिट का नंबर है। सुबह 6 से शाम 10 तक। सुबह 6 से क्या 8 से था? 6 से था। कितनी लोकल लैंग्वेज थी? 22। ये पहले ही बता, 22 लैंग्वेज में ये चल रहा है। फोन लगाओ, बात करो, रोज आज जाके बात करना, ठीक है। कुछ भी कह देना कि एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे करें। नेक्स्ट एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा इसमें प्राइवेटाइजेशन है, पर इसमें क्या है? 2002 में बना। ये भी वही एक्सटेंशन सर्विसेज देगा फार्मर को ऑन पेमेंट बेसिस थ्रू सेटिंग अप ऑफ इकोनॉमिकली वायबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। इसमें क्या करता है कि थोड़े छोटे छोटे ग्रुप बना दिए फार्मर का, ठीक है, और आपस में तुम पैसे इकट्ठे कर लो, कुछ नई चीज कर लो, ये सिखा रहे हैं। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही क्या? स्व सहायता समूह। 10 औरतें एक साथ आ गई, 200 रुपए मिला ली, एक सिलाई मशीन ले आई, उससे पैसे कमाए सबने मिलकर, 5 हो गई, 5 के पास सिलाई मशीन हो गई, 50 के पास हो गई। बात समझ में आई? केबीसी में देखते हो ना तुम, आजकल ऐसी औरतें आ रही है जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनकी कंपनियां बन गई। ज्यादातर राजस्थान में देखो, जहाँ भूखमरी वहीं से ये चीजें निकल के आती, भेड़ों से भेड़ एक खरीदी, 4 खरीदी, ऐसे मेहनत करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक में तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। बफर स्टॉक कौन बना के रखती है? एफसीआई। बोलो कौन रखती है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काम क्यों बफर स्टॉक क्यों करके रखा है भाई? एकदम से किसी चीज की किल्लत पड़ गई, गेहूं की किल्लत पड़ गई, अब गेहूं की काला बाजारी चालू होगी, मार्केट में गेहूं का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस को डिक्रीज करना है तो सप्लाई बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट अपने खजाने खोल देगी, फटाफट गेहूं ज्यादा बेच देगी मार्केट में, अपने आप प्राइस क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। भूखमरी आ गई, खाना कहाँ से मिलेगा? कौन देगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या ऊपर से एकदम से जादू से बना के ले आएगी क्या? नहीं, उसके पास क्या है? स्टॉक है। उस स्टॉक को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक।
वो केवल इमरजेंसी में खुलता है ना। हर साल बफर स्टॉक का कम ज्यादा करके रखती है ना, सरकार इतना बचा के रखती है कि आगे 2, 4, 5 साल भी अगर भुखमरी आ जाए तो देश की जनता मरे नहीं। ठीक है, चलो इतना रिवाइज करो 2 मिनट फिर आ जाए। अच्छा, एक लास्ट बच गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट। इसको टाटा टिक कर लो बस। कब चालू हुई है ये? 2005। और ये एक्ट पहले ही बन गया था, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट बन गया था 2001 में। अब ये एक्ट क्या है देखो, इसमें क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब जो वेराइटीज है पुरानी नई वेराइटी के आने की वजह से पुरानी वेराइटी खत्म होती जा रही है क्या? हाँ, है ना। पर उनके कई सारे अच्छे कैरेक्टर हमें बाद में नहीं मिल पाएंगे अगर हमने उन्हें छोड़ दिया। देखो, हमें नई पे आना है और पुरानी को भी बचा के रखना है। तो कोई पुरानी वेराइटी अगर है तो उसको संरक्षित करके रखा जा रहा है, ठीक है। और फार्मर्स राइट क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फार्मर खुद भी वेराइटी बना देता है, उसने 2-3 तरह के कुछ मिला दिए और कुछ नया बन गया, कुछ अच्छा बन गया, तो वो फार्मर का राइट है कि वो उसको पेटेंट करा सकता है कि यार मैंने बनाई ये वेराइटी। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, वेराइटी कौन कौन बना सकते, बोलो ब्रीडर। कौन बना सकते? ब्रीडर। अभी वो ब्रीडर है जो सरकार के लिए काम कर रहे, तो सरकार बना रही मतलब वेराइटी। प्राइवेट कंपनी में कोई ब्रीडर काम कर रहे तो प्राइवेट वाला, जैसे श्री राम का भी बीट बहुत फेमस हो रहा है, श्री राम वाली जो प्राइवेट कंपनी है उसने वो बीट बना दिया है ना, वो बना सकता है। और कोई फार्मर खुद भी बना सकता, ठीक है। चलो, ये 3 इसके लिए एक्ट बना दिया है ना, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी और फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है। अब इतना रिवाइज करो 2 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स स्पीड से बढ़ेगा है ना, स्पीड भी नहीं पड़ेगी। जितना मैंने बताया बस उसी को अंडरलाइन करना है, नहीं तुम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को डिटेल में पढ़ने लग जाओ। आ रही बात समझ? और यही भूल जाओ कि आया कब था, वही हो गई ना फिर तो गधा हिमानी। मेरे शब्द बहुत गंदे होते तुम समझ लेना, तो गधा हिमानी नहीं करनी अपनी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या दिया हुआ है? हाँ, एग्रीकल्चर की टर्म 3 में मैं टर्म डायरेक्ट समझा दूंगा, तुम आराम से देखते रहना ना। पहली टर्म क्या दी हुई है देखो, अंडरलाइन करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका पहला एक नाम हो गया, उसके स्लैश लगा के दिया हुआ इको फार्मिंग। नीचे देखो और नाम दिए हुए इसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग या पर्माकल्चर, ठीक है, या नेचुरल फार्मिंग या इकोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है। तो इसके सारे नाम याद होने चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग या इकोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है, या नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब याद कर लिए। एक लड़की ने परमा ही याद नहीं करा और पूछ लिया पर्माकल्चर इज रिलेटेड टू, तो पर्माकल्चर भी इंपॉर्टेंट नाम है, उसके सारे नाम याद होने चाहिए। देखो मेरे को याद है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद है इको फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर, ठीक है। कितने 6 नाम, 6 के 6 नाम याद होने। होता कुछ नहीं है कि हमें जो करना है, फार्मिंग करना है या हमें जो एग्रीकल्चर करना है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब हमें प्रोडक्शन भी हाई लेना है और जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज नहीं होने देना, ताकि आने वाली भी पीढ़ियां उस सोइल से उगा के खा सके। ऐसा ना हो कि हम ही खा के भाग गए फिर आने वाली पीढ़ियां भूखे मरे, है ना। तो हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, पर कैसे बढ़ाना है बोलो, सस्टेनेबल। कैसे बनाना है? सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, ताकि आगे भी बना रहे,
क्या हो रहा है, हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो शुरू में क्या हुआ, देखो बेटा पंजाब हरियाणा का एग्जांपल इसमें बेस्ड रहता है। पंजाब इनमें क्या हुआ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ना, तो इनके पास क्या 3-4 चीजें मेन चीज रहती है। एक तो है कि हाई यील्डिंग वेराइटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा। दूसरा इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, पानी खूब होना चाहिए, है ना, इरिगेशन की कोई दिक्कत नहीं तो और मजा जाए। तीसरी बात सॉइल अच्छी होनी चाहिए, सॉइल से और मजा जाए। चौथी बात केमिकल फर्टिलाइजर होने चाहिए, है ना, फटाफट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उस क्रॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड होनी चाहिए। बोलो अब पंजाब देखते हैं। पंजाब के पास सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी किसको मिली थी, पंजाब वैरायटी को। इरिगेशन पंजाब इसलिए नाम पड़ा, 5 नदियों के बीच में खूब पानी है, सॉइल बहुत बढ़िया थी। केमिकल फर्टिलाइजर मिलने लगे, खूब चस्का लगा, 10 की जगह 20। उत्तर ने 15 किलो फेंका, मैं 20 किलो फेंकेंगे। चलो इंसेक्टिसाइड मिल गई, वैसे भी इंसेक्ट वीट वगैरह में ज्यादा लगते नहीं, ठीक है। अब ये सब मिल गया तो प्रोडक्शन बोलो कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा। पर ये केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज करोगे तो थोड़े साल तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये ग्राफ हो गया, और उसके बाद आपकी सोइल फर्टिलिटी घटने लगेगी, उसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, घटने लगेगा। आ रही क्या बात समझ में। तो थोड़े साल तक अब क्या है, सोइल खुद से कुछ भी प्रोड्यूस करने लायक नहीं बची, उससे लग गया नशा। नशा क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि उसको पता है कि अपने को न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं प्लांट को, ये खुद डायरेक्ट फर्टिलाइजर डाल देगा। तो सोइल की अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, घट गई। तो उसकी प्रोडक्टिविटी अगर कम हो रही है, सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो धीरे 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 खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो पानी बह के जाएगा, नदियों में जाएगा केमिकल का, उससे पानी जो वाटर जो भी है, क्या बोलते हैं उनको, एक्वाटिक एनिमल जो है, मछलियां वगैरह सब मर रही। 2 मछलियों की मछलियां कह रही मम्मी ये सब पानी क्यों हो गया, बोले कुछ मत पूछो बेटा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड समझ ही गए तुम, उससे भी मर रहे सब, है ना। और वो इंसेक्टिसाइड पालक पे छिड़क के ले आए, पालक में कीड़ा नहीं लगा और अपन ने खा ली, है ना, मजा आ गया। तो ये सब इनका इफेक्ट रहता है, इसको कहते हैं रेसिडुअल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल। अब रेसिडुअल इफेक्ट ये कहता है कि भाई पालक पे अगर आपने अभी छिड़की है इंसेक्टिसाइड तो 15 दिन आपको नहीं तोड़ना है, पर बाजार परसों ही आ गया,